हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 बात कर रहे हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। आज की क्लास में लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर पे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर प्रीवियसली आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्मेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a and b for the different types of condition for unique solution, many solution and no solution, consistent, inconsistent, all these types of the questions we already performed. And then we perform the word problem questions based on the different types of the situations like upstream, downstream, the conditions, time, speed and distance, questions based on the ages, questions based on the fraction, general format of questions. तो different जितने situations problem बनते हैं word problems में, वो सब आपने डिस्कस कर ली। स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस बेस मैंने आपको कहा था क्या कि ग्राफिकल मेथड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द चैप्टर. सो फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बेस्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो आज का अपना टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स वापस से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे मैं आपको बता देता हूं कि अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है और क्या करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म गिवन होंगे, क्योंकि सिस्टम है. तो एक तो इक्वेशंस के लिए 9th क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं, तो क्लास 10th में एट अ टाइम क्वेश्चन में टू इक्वेशंस गिवन होंगे. तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल दो इक्वेशंस है, तो दोनों इक्वेशंस के इंडिविजुअल आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे अगर इक्वेशंस को प्लॉट करना है तो जो पहला इक्वेशन है आपका, आपको उसके 2 और 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. देन फर्दर जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी 2 और 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. तो 2-3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद में जब आप उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उन सॉल्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट देयर इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म. क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो 100% लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है. अब वो जो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो स्ट्रेट लाइन बनने के बाद में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग चैप्टर के अंदर that there are the 3 different types of the conditions possible. 3 डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दूसरा आपका कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है कि इक्वेशन 2 है लेकिन ग्राफ पेपर पे एक ही लाइन होता है. और तीसरा कंडीशन पैरेलल लाइन. तो इस कंडीशन में तो कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन केस है. तो ग्राफ पेपर पे पॉइंट सबको, अगर ग्राफ पेपर के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करना आता है आपको इक्वेशंस का, तो उन पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगा. तो ये दोनों तो ग्राफ पेपर में आते ही नहीं एग्जाम के अंदर. क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, सिर्फ ग्राफ आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा. लेकिन जब इस टाइप के सिचुएशंस प्रॉब्लम आते हैं, जब इंटरसेक्शन होता है टू लाइंस का, तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे सिचुएशंस में जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन अराइज करता है क्या कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो उस इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ साथ में आपको थर्ड लाइन या तो एक्स एक्सिस क्वेश्चन कहेगा और या थर्ड लाइन आपको वाई एक्सिस कह के क्वेश्चन आपसे कहेगा क्या, दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, calculate the area of the triangular region bounded by these line and the x-axis, and it may be calculate the area of the region bounded by these line and the y-axis. Yes, क्योंकि देखिए ट्राइंगल बनने के लिए आपको 3 साइड चाहिए, तो 3 साइड्स में से 2 साइड्स तो आपके 2 लीनियर इक्वेशंस के साइड्स हो जाएंगे. एंड थर्ड वन इज द, इट मे बी आइदर x-axis or it may be either y-axis. So we in the today class we are going to perform both types of the questions. One is that related to the x-axis and one that is related to the y-axis. So write the question. लिखिए क्वेश्चन. Solve the given linear equation. Solve the given linear equation graphically. Solve the given linear equation graphically. Solve the given linear equation graphically. और इक्वेशन लिखिए x minus y plus 1 equal to 0. First one is x minus y plus 1 equal to 0 and second one is
3x plus 2y minus 12 equal to 0. Question is, solve the given linear equation graphically and the equations are x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Next लिखिए, calculate the area of the triangular region. इसी क्वेश्चन में लिखिए, calculate the area of the triangular region bounded by this line. Calculate the area of the triangular region bounded by this line and the x-axis. Calculate the area of the triangular region bounded by this line and x-axis. और एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि x-axis के प्लेस पे क्वेश्चन अगर चाहे तो जो थर्ड इक्वेशन है वो आपको ये भी दे सकता है, क्या, y इक्वल टू 0, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इक्वेशन y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x-axis, और या फिर ये कह दो कि x-axis that means y equal to 0. Okay, so what we have to calculate the area of the triangular region bounded by this line and the x-axis. अब बहुत अच्छे से समझिएगा कि अप्रोच क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है. दो इक्वेशंस गिवन है इंडिविजुअल, एक इक्वेशन के पार्ट है, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में फर्दर जो भी आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉलो करनी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोनों इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे. अब दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो इंडिविजुअल आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और क्या प्रोसीजर फॉलो करते थे नाइन्थ में, टेक एनी वैल्यू ऑफ द x, पुट इट इन द इक्वेशन एंड दैट कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द y, और आइदर पुट एनी वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. तो x पुट करने पे y या y पुट करने पे x जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आते हैं, these values are called the solutions of the equations. तो इंडिविजुअल इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट है, तो इनमें से 2 और 3 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो प्लॉटिंग करना है इसमें दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. जो मेरा पर्सनल एक्सप्लेन करने का तरीका है वो ये है कि किसी भी इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 पॉइंट्स आपको हमेशा क्लियर करने जरूरी है, और मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि अगर ये 2 पॉइंट आप इन पे वर्क करोगे तो कभी गलत होगा नहीं आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. द फर्स्ट पॉइंट कि दोनों इक्वेशंस को लेके जो ग्राफ आपका बन रहा है वो कौन से एक्सिस को लेके बन रहा है, एक्स एक्सिस. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर दोनों इक्वेशंस और एक्स एक्सिस को लेके अगर आपका ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है तो एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया दैट बोथ इक्वेशन विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे लोगे आप एक्स एक्सिस के साथ उन दोनों लाइंस ऑफ इक्वेशंस को, जिससे ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बनेगा. तो ट्रायंगुलर रीजन बनने के लिए ये कंफर्म है कि एक्स एक्सिस पे अगर है पॉइंट तो आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन मिलेगा, ये कंफर्म है. और एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन मिलेगा तो अपने एक काम पहले से करें ना, क्या, कि जब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उन सॉल्यूशंस में से दोनों इक्वेशंस का एक वो सॉल्यूशन 100% कैलकुलेट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए. और किसी भी इक्वेशन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कब मिलेगा, जब आप उस इक्वेशन में y0 पुट करेंगे. इसीलिए मैंने लिखा है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y is equal to 0, मतलब आपको एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट तभी मिलेगा जब आप उस इक्वेशन में y वैल्यू को 0 पुट करेंगे. तो आपको इस फर्स्ट इक्वेशन में भी y0 पुट करके x निकालना है, आपको इस सेकंड इक्वेशन में भी y0 पुट करके x निकालना है. तो दोनों का एक तो सॉल्यूशन ये होगा. सेकंड सॉल्यूशन डेफिनेटली इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन होगा मतलब इसका कॉमन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन तो है. तो एक काम करें ना कि दूसरा जो सॉल्यूशन है इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन, दोनों का वो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं पहले से, जो अपने को पता है जहां पे इंटरसेक्शन होगा. लेकिन अब ऐसे डायरेक्टली आइडिया तो लगेगा नहीं कि कहां पे इंटरसेक्शन होगा, तो क्या करते हैं, रफ वर्क के अंदर दोनों का एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं. समझ में आ रही बात जो कहना चाह रहा हूं, रफ वर्क में दोनों का एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं और देख लेते हैं दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कैसे आता है. एग्जांपल के तौर पे अगर दोनों को रफ वर्क के अंदर एलिमिनेशन लगाना है तो ध्यान से देखिएगा कि मैं रफ वर्क में कैसे करूंगा, वो बोर्ड पे करके बता रहा हूं आपको. ये दो इक्वेशंस हैं. अब मेरे को ये पता करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनिक सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि वो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वहीं पे तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2 + 3 5x,
प्लस 2 माइनस 12 माइनस 10, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू 2 आ गया। कितना टाइम लगा बताइए, कितना टाइम लगा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन दोनों में x का वैल्यू 2। अब x वैल्यू अगर 2 है तो वापस से पुट कर देते हैं, x वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया, 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू वाई। बताइए क्या दिक्कत है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, x2 y3। तो ये अगर रफ वर्क आप फॉलो करते हो तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया मेरे को क्या, कि दोनों इक्वेशंस का एक तो सॉल्यूशन हो जाएगा 2x2 पुट करने पे y3 कैलकुलेट कर लेंगे, और एक सॉल्यूशन हो जाएगा y0 पुट करने पे x कैलकुलेट कर लेंगे। तो दो सॉल्यूशन तो बहुत है, किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालनी पड़ते हैं। 3 निकालते हो तो वो आपकी चॉइस है, 4 निकालते हो तो आपकी चॉइस है, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेरा तो अप्रोच समझाने का आपका ये रहेगा, अब आप क्या और कैसे करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। गिवन इक्वेशन में मैंने सबसे पहले लिखा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं x को y में कन्वर्ट करना या y में x में कन्वर्ट करना, बिल्कुल नहीं जरूरी है, डायरेक्टली सीधा पुट कीजिए, पुट वैल्यू। अब देखिए वैल्यू आपको अपनी तरफ से पुट करना है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ट्राइंगल के लिए आपको एक्स एक्सिस लेना है, तो पुट वैल्यू y इक्वल टू 0। सीधा सीधा आपको y0 पुट करना है, यहाँ पे लिखता हूं ताकि स्पेस कंप्लीट बन जाए, शॉर्ट में लिखता हूं y वैल्यू 0। y वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -1। इसके बाद मैं x वैल्यू 2 पुट कर दिया। किस बेसिस पे 2 पुट किया x वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड से रफ वर्क के अंदर ये कैलकुलेशन कर लिया था क्या, कि इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए, और वो कंफर्मेशन भी तो हो जाएगा ना आपको। आपने x2 पे y3 निकाला था, पुट करके देख लो कि y3 आएगा कि नहीं आएगा x2 पे। x वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ऐसे कैसे आ गया बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, माइनस का y उधर गया तो प्लस का y, तो 3 इक्वल टू वाई या y इक्वल टू 3 में कोई बात फर्क होता है क्या। अब आप जबरदस्ती टाइम पास के लिए प्लस 3 को पहले उधर -3 फिर माइनस माइनस कट करते हो, तो क्या दिक्कत है अगर डायरेक्टली y इक्वल टू 3 लिखते हो तो मेरे को तो अपने कैलकुलेशन के अंदर 2 ही सॉल्यूशन बहुत है। कहीं कहते हैं कि 3 सॉल्यूशन मिनिमम निकालने चाहिए, उससे ये होता है वो होता है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि 2 सॉल्यूशंस और दोनों मेरे करेक्ट है, नो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थर्ड सॉल्यूशन। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर। और बोर्ड पेपर में इस साल आपका 100% क्वेश्चन ये रिपीट होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। x और y है आपका, तो x -1 पॉइंट है, y आपका 0 है, x 2 पॉइंट है, y आपका 3 है। और मैं कहता हूं कितना भी डिफिकल्ट इक्वेशन क्यों नहीं हो, 2 इक्वेशन देगा ना, ये तो कोएफिशिएंट चलो इजी है, अगर कोएफिशिएंट डिफिकल्ट भी है, वैसे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं बनता है, अगर कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट भी आता है तब भी इस प्रोसेस से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में 2 सॉल्यूशन फिक्स आपको बन गए, एक आपका एलिमिनेशन मेथड से और एक आपका जिस ट्रायंगुलर रीजन के साथ आपको वर्क करना है उसके लिए बनेगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस एक्सिस को लेके ट्रायंगुलर रीजन बनना है उस वैल्यू को पुट, मतलब उस पे इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको कोई डेसिमल में आंसर मिले या कोई ऐसा वैल्यू मिले जिसको आप प्लॉट ही नहीं कर सको ग्राफ पेपर में, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन, तो ये अप्रोच, इसीलिए मैं हमेशा इसी अप्रोच पे वर्क करता हूं। अब इसमें भी यही काम करना है, y इज इक्वल टू 0, y0 पुट करके x निकालते हैं, y0 पुट किया 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो 3x माइनस 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, y0 पे x 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो x2 पुट करके y3 निकाला था, यहाँ पे काम करो y3 पुट कर दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 पुट करके y3 निकालते हैं तो y3 पुट करके x भी तो 2 आना चाहिए, चेक कर लो। यहाँ पे y3 पुट करते हैं 3x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखना, 3x 2 3 जा 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6 माइनस 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। इतना तो सबको पता है। अब वापस से जब इसके सॉल्यूशन के लिए बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ही वर्क करना होता है, तो x और y आपने लिखा, x और y के वैल्यूज पे अगर बात करते हैं तो y 0, x 4,
y3 x2। बताइए 2 और 3 दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया। x -1 पे y0 और x4 पे y0। तो अब देखिए, अब आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो काम करते हैं, मैं ये सॉल्यूशन इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि मेरे को प्रॉपर स्पेस मिल जाए। हो सकता है साइड में फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे क्या क्या पॉइंट्स है और क्या क्या कंडीशंस पे मतलब आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो जिस टाइप का सॉल्यूशन निकालते हैं उसी टाइप के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट स्केल लेना पड़ता है। अब ये तो कोएफिशिएंट भी काफी इजी है आपके, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं, क्योंकि जो मेन कोऑर्डिनेट है -1 2 0 3 4 2 मतलब बहुत स्मॉल वैल्यूज, बहुत स्मॉल वैल्यूज अगर है 0। देखिए ये रफ वर्क मैं पहले बता दे रहा हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि सर आपका तो सही ग्राफ बन ही नहीं रहा। तो ये रफ वर्क है, क्योंकि स्केल कोऑर्डिनेट कभी आगे कभी पीछे, ये कम हो गया थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये तो डिफरेंस आएगा ही आएगा बोर्ड वर्क के अंदर। लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में वर्क कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपने स्केल रिप्रेजेंट कर लिया, एक्स एक्सिस पे 1 1 यूनिट पे, वाई एक्सिस पे भी 1 1 यूनिट पे चाहिए, वाई एक्सिस पे भी 1 1 यूनिट पे। तो 1 2 3 4, वैसे तो नेगेटिव में नहीं है लेकिन स्केल तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये आपने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव ऑन बोथ एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट आपका स्केल बन गया। ठीक है, अच्छा आइए पहले इक्वेशन पे वर्क करते हैं। x -1 y 0, दैट कोऑर्डिनेट x -1 पे y 0, x2 पे y 3, x2 पे y 3। देखिए रफ प्लॉट है, पहले बता दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके जो भी आपका ग्राफ बनने जा रहा है वो कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है। क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करते हैं, कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, दोनों साइड्स में एक्सटेंड करते हुए काम करना। अब मेरे देखिए ये जो पॉइंट है ना वाई एक्सिस पे, अब ये कितना एक्यूरेट है इसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये मेरा रफ प्लॉट है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर का 1 और 2 के बीच में जा रहा है तो आपका भी, आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर में वर्क कर रहे हो तो आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा। ये एक्यूरेट नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं। मैं बस आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि मेरे पास में एक सॉल्यूशन का पॉइंट है -1, 0 और ये एक सॉल्यूशन का पॉइंट है x2 y3। बस मेरे को इतना ही पता है, बाकी ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, इसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, वो आपके ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आएगा। दूसरे इक्वेशन में x4 पे y0, x एक्सिस पे इंटरसेक्शन चाहिए, पहले ही बता चुका हूं। x एक्सिस के साथ ट्रायंगुलर रीजन बनाना है तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन, पॉइंट x एक्सिस पे मिल गया 4, 0 और वापस वो कॉमन सॉल्यूशन है ही है, कौन सा 2, 3। तो देखिए इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। एक्यूरेट कितना है देखिए उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता हूं जो मेरे को रिक्वायर्ड है आपको एक्सप्लेन करना। ये आपका सेकंड इक्वेशन होगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुका है, तो प्लानिंग देखिए, अगर प्लानिंग करके चलते हैं ना तो ग्राफ पेपर पे वर्क बहुत इजी होता है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को पहले से पता था 2, 3, तो ये आ गया मेरे पास में 2, 3 कॉमन सॉल्यूशन जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे दोनों का एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन का एक्स एक्सिस पे -1, 0, सेकंड इक्वेशन का एक्स एक्सिस पे 4, 0। अब बताइए आप लोग कि ट्रायंगुलर रीजन 2 लाइंस और एक्स एक्सिस, तो आपके सामने साफ तरीके से ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है 2 लाइंस और एक्स एक्सिस को लेके। देखिए मैं मार्किंग करता हूं वर्टेक्स को, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ए हो गया, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आपका बी हो गया और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आपका सी हो गया। तो अच्छे से आपको पता है, क्वेश्चन आपसे ये कह भी सकता है शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। अगर क्वेश्चन कहता है तो शेडेड कर दो, नहीं भी कहता है तो भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म। फाइंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करवाया था ना कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म, फर्स्ट वर्टेक्स 2, 3, सेकंड वर्टेक्स -1, 0, थर्ड वर्टेक्स 4, 0। तो तीनों वर्टेक्स को लेके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना आता है, वो तो करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाफ x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी उस कोऑर्डिनेट फॉर्मूला से नहीं करना है ट्रायंगल का एरिया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। करे तो गलत नहीं है, लेकिन वो गलत इसलिए भी होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द y एक्सिस, मतलब
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफ पेपर से एरिया निकालना है, ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कई बच्चे स्मार्टनेस दिखाते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया निकाल के आ जाता है, तो वो जबरदस्ती टाइम वेस्ट है और उस कंडीशन पे मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, अब जब इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक ही पॉसिबल ऑप्शन है मेरे पास में, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अब देखिए, दो लाइंस तो आपके पास में ग्राफ पेपर के जो इक्वेशंस है वो हो गई, और तीसरा आपके पास में एक्स एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है वो ही आपका बेस बनेगा, और अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस आपका बेस बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, क्योंकि जितना एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा वही उसका बेस वैल्यू होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये पॉइंट -1 कोऑर्डिनेट का है एक्स पे, और ये पॉइंट 4 का है कोऑर्डिनेट पे। तो इधर 0 के ऑरिजिन के राइट साइड में तो 4 यूनिट है, और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में 1 यूनिट है। तो राइट साइड 4 यूनिट, लेफ्ट साइड 1 यूनिट। तो कहीं पे भी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेस आपका हो गया 5 यूनिट। मेक इट क्लियर, ऑरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और लेफ्ट साइड में 1 यूनिट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। कोऑर्डिनेट -1 है, कुछ बच्चे 4 - 1 3 कर देते हैं। डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, ऑरिजिन से राइट साइड में, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो डिस्टेंस आपका 5 आ गया। अब आता है हाइट का एक्सप्रेशन। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हाइट का एक्सप्रेशन सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, हाइट के लिए जहां पे दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है, उस कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जब आपका एक्स एक्सिस बेस है तो आपको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा जहां पे वाई एक्सिस बेस होगा वहां पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। गेट इट? एक्स एक्सिस अगर बेस है तो इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और अगर वाई एक्सिस है तो इंटरसेक्शन पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये जो परपेंडिकुलर है ए से लेकर यहां तक, तो डेफिनेटली ए से लेकर यहां तक के परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस से निकलेगा। क्योंकि आप खुद बताइए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां पे एक्स पे इंटरसेक्शन है और जहां पे ये है, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है तो वो एक्स से तो आएगा नहीं। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 2 पे इंटरसेक्शन हो गया तो 2 हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं लेना है, हाइट लेना है कि कितना मेजर है। वैसे तो आपके पास में ग्राफ पेपर है तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक में, और नहीं तो ये देखिए, ये कंडीशन आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस में 3 से लेकर 0 तक। तो 3 से लेकर 0 तक कितना हुआ वाई एक्सिस पे? 3 यूनिट हो गया। तो हाइट आपका हो गया 3। 5 3 15, 15/2, देन आंसर इज 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से एक्सप्लेनेशन है रिलेटेड टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में 1990 में आपको 100% एश्योर कर सकता हूं कि इसी फॉर्मेट पे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। क्योंकि इस फॉर्मेट पे इसलिए आना जरूरी है क्योंकि इसी में ट्रायंगुलर रीजन बन सकता है, बाकी दोनों कंडीशन में नो सॉल्यूशन या इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन में किसी तरीके का ट्रायंगुलर रीजन बनना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहां पे पैरेलल है तो कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, और वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जब दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन है तो फिर कहां से ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। इसलिए ऐसा कंडीशंस और ऐसे कंडीशंस के लिए सिंपल सा फॉर्मेट अपने माइंड में रखना है। रफ वर्क में एलिमिनेशन मेथड, कॉमन सॉल्यूशन निकाल के रखो, उसी को सॉल्यूशन में परफॉर्म कर दो। एक्स एक्सिस को लेकर ट्रायंगुलर रीजन बनाना है, वाई 0 पुट करके सॉल्यूशन निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एक्सिस को लेकर ट्रायंगुलर रीजन बनाना होगा, एक्स 0 पुट करके निकालना है। तो इस तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे और कुछ नहीं आता है। कोऑर्डिनेट चाहे कोएफिशिएंट कितने भी डिफिकल्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस रीजन को लेके, जिस एक्सिस को लेके ट्रायंगुलर रीजन बनाना है, उस एक्सिस पे आपको पता है एक्स एक्सिस को लेके बनाना है तो वाई 0 पुट करके निकाल लेना, और वाई एक्सिस को लेके बनाना है तो वाई एक्स 0 पुट करके निकाल लेना, और दूसरा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट तो आएगा ही आएगा, वो कैलकुलेट करना। क्लियर है? तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपका एक्स एक्सिस को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए वाई एक्सिस को लेके। तो लिखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट, सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। राइट द स्टेटमेंट, सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, जिसमें पहला इक्वेशन है आपका 3x + y - 11 = 0। कांस्टेंट चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। First given equation 3x + y - 11 = 0 and second given linear equation
x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, calculate the area of triangle bounded by these line, calculate the area of triangle bounded by this line and y axis। और किसी क्वेश्चन में दोनों एक साथ भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इस बार ट्राइंगुलर जो एरिया बनना है वो y एक्सिस को बेस लेके बनेगा। y एक्सिस को बेस लेके बनने का मतलब इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन x0 होता है। तो वही फॉर्मेट, सबसे पहले रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में मैंने लिखा 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। बिना रफ वर्क एलिमिनेशन मेथड लगेगा नहीं। रफ वर्क में आपको करके बता रहा हूँ बोर्ड पे कि किस तरीके से फटाफट से कर सकते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 11 और सेकंड है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और 100% ऐसा कोफिशिएंट आएगा कि आप आराम से इंटीजर आंसर निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट का। तो यहाँ पे तो कितना आसान है, प्लस का वाई माइनस का वाई कट ही हो गया, 4x हो गया, 12 हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई आंसर नहीं है। माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 हो गया, 4x इक्वल टू 12 हो गया, तो x का आंसर 3 आ गया। x का आंसर अगर 3 यहाँ पे पुट करता हूं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई तो चला गया प्लस वाई, y इज इक्वल टू 2। बस वापस से वही इंटरसेक्शन पॉइंट है, x3 y2। प्रीवियस क्वेश्चन में था x2 y3, यहाँ पे है x3 y2। तो एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पे पहले से लिख लेता हूं ताकि मैं भूल नहीं जाऊं बाद में कि x3 और y2 जो है वो कॉमन सॉल्यूशन है जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन में सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। पुट सबसे पहले y एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालना है तो x0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, x0 पुट किया, 3 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, y माइनस 11 y इक्वल टू 11। इसके बाद में कॉमन सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लिख के दिखा देंगे, x3 और y2 है, इसी को भी पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 3, x3 यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, y माइनस 2 9 10 11, तो y इक्वल टू 2। ये देखिए x3 पुट करने पे y2 आना चाहिए था, x3 पुट करने पे y2 आ रहा है। मतलब पहला इक्वेशन है और पहले इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है जिनको ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है x और y, x0 पे y11 जाएगा और x3 पे y2 जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले y एक्सिस का मतलब x0 पुट करना है, आराम से पुट करना है, ध्यान रखिएगा। x0 पुट करना है तो 0 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू, क्योंकि आप लोग मेरे को पता है कि माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे तो y के आगे साइन माइनस का है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप से माइनस का साइन हटा देते हैं, फिर कहते हैं मेरा ये कैसे हुआ। ऐसी बेवकूफियां करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। y के आगे 0 का कोई साइन नहीं है, y के बिफोर माइनस साइन है तो माइनस y रहेगा। अब आप माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 1। अब अगर y के आगे साइन माइनस का रखेंगे नहीं तब तो आपके अकॉर्डिंग y 1 आ गया, जबकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल ये है कि y माइनस का 1 है तो y की वैल्यू माइनस 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, वापस से पुट कर देते हैं, x3 पुट करते हैं, x3 यहाँ पे पुट किया, 3 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 3 माइनस का 1 2 बचेगा, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। आपके अकॉर्डिंग कर देते हैं, वैसे तो मैं तो डायरेक्टली y इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ। माइनस वाई प्लस 2 उधर गया, माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर से 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन अगर चाहो तो टाइम पास के लिए निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता है एग्जाम में ऐसे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है क्वेश्चन में, तो क्यों जबरदस्ती थर्ड सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट रखे जब जरूरत है ही नहीं। जरूरत होता तो निकालना पड़ता, जब मिनिमम 2 सॉल्यूशन से वर्क हो सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि थर्ड सॉल्यूशन पे जाएं अपने। और थर्ड सॉल्यूशन नहीं भी कैलकुलेट करोगे
तो एक तो कैलकुलेशन पार्ट इजी रहता है और फटाफट से उसको कंप्लीट कर पाओ। इसीलिए थर्ड सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका टाइम अपने एलिमिनेशन मेथड में दे चुके हैं रफ वर्क के अंदर। तो x यहाँ पे 0 है, x0 पे y -1 पे इंटरसेक्शन होगा और x3 पे y2 पे इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है? तो दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस मैंने निकाल लिए। अब मेरा टास्क ये है कि पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट से लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट से वापस से लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात आती है, 3 और 2 तो स्मॉल वैल्यूज है, लेकिन यहाँ x0 पे y का जो इंटरसेक्शन है वो 11 है। तो चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी इस तरीके से रहेगी कि आपके पास में तो ग्राफ पेपर बहुत लेंथ में है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो डेफिनेटली चॉइस आपकी यही है कि अभी तो मैं डायरेक्टली आपको सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ। चॉइस आपकी ये रह सकती है बेटा कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0 0 से वर्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहां तक जाना है आपको? 11 तक जाना है। ठीक है, तो मैं रैंडमली पॉइंट प्लॉट करता हूं, 0 1 2 ऐसे करते करते मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि मेरे पास में ये 11 का पॉइंट है। क्लियर है? समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 यूनिट से 11 तक चले गए। इधर 1 1 यूनिट से -1 -2 -3, इधर पॉजिटिव में 1 1 यूनिट से 1 2 3 4। इसीलिए बहुत रैंडमली सॉल्यूशन नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके का सॉल्यूशन निकालना है जिसको इजीली प्लॉट कर सके। अब x0 पे y 11, यही होगा पॉइंट आपका। x0 पे y 11, x3 और y2, x3 गलती, अब यहां पे भी मिस्टेक्स होती है। x वैल्यू 3 और y वैल्यू 2 लेना होता है, प्लॉट करते समय x2 ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं। बहुत ध्यान रख के काम करना है। x3 y2, x तो 3 से और y 2 से, तो अप्रोक्स कुछ आइडिया ये है कि रफली यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इससे अभी कोई लेना देना नहीं है मेरे को, और आपके ग्राफ पेपर में जो भी आएगा वो एक्यूरेट पॉइंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में x0 पे y -1, x0 पे y -1, तो ये रहा पॉइंट देखिए, x0 पे y -1, और वापस से सेकंड पॉइंट वही है, कौन सा? x3 पे 2। x3 पे 2 अगर पॉइंट ये है, इस बार आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्स कुछ देखिए यहाँ पे तो रफली बनेगा, ये तो कंफर्म है। मैंने तो आपको सिर्फ यही कहा है कि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्यूरेट ग्राफ यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि स्केल में एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का प्लॉट आपके ग्राफ पेपर पे बन रहा होगा, 1 यूनिट पे एक स्केल रख के कुछ इस तरीके से, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपका x3 और y2 है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट स्केल को मार्क कर देता है, a वैल्यू, b वैल्यू और यहाँ पे पॉइंट आपका c। तो अगर आपसे पूछे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल अगर पूछे तो a 3,2 b 0,11, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको abc लिख रहे हैं। 3 कोऑर्डिनेट के इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट आपके हैं 3,2 0,11 और 0,-1। क्लियर है? जब बात आती है इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने की, शेडेड करने का कहे तो भी ठीक है, नहीं करने का कहे तो भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला अभी भी वही है, क्या? ट्राइंगुलर रीजन का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो हाफ इंटू बेस वैल्यू। अब देखिए y एक्सिस को लेकर ट्राइंगल बनाना है तो बेस आपका y एक्सिस होगा। तो फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन है आपका y पे 11 पे और यहाँ पे है -1 पे, मतलब वही बात कहूंगा कि ओरिजिन से अपर साइड है 11 यूनिट और ओरिजिन से लोअर साइड है 1 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया? 11 अपर पार्ट का और 1। कोऑर्डिनेट माइनस में नहीं देखना होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो 0 से ऊपर 11 है, 0 से नीचे 1 है, तो टोटल बेस आपका हो गया 12 यूनिट का। टोटल बेस आपका 12 यूनिट का हो गया। और जब आती है बात हाइट की, तो हाइट में इस बार आपको y एक्सिस का बेस है, तो y एक्सिस का अगर बेस है तो परपेंडिकुलर भी किस पे बनेगा? परपेंडिकुलर भी y एक्सिस पे बनेगा। अब परपेंडिकुलर y एक्सिस पे बनेने का मतलब ये थोड़ी कि y एक्सिस का पॉइंट लेना है। परपेंडिकुलर अगर y एक्सिस बन गया तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हाइट कितना है जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, वो x के पैरेलल आएगा, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है
वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। तो गलती नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर का 2 आने का, ये नहीं क्या हाइट 2 हो गया, हाइट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेने पे, कि यहां से यहां तक आप अगर ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो 3 ब्लॉक आपको मिलेंगे इस तरीके से, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक, 1 2 3। तो हाइट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 बनेगा, 2 से 12 6 टाइम, फाइनली आपका आंसर आ गया 6 3 18 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। Either the triangular region bounded by this line and the x-axis, and that is also the third line y equal to 0. x-axis नहीं लिख के, x-axis नहीं लिख के बहुत बार क्वेश्चन y equal to 0 और y-axis नहीं लिख के बहुत बार क्वेश्चन x equal to 0 फॉर्म में भी देता है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है। In next class we'll start with the next chapter introduction. Till then, take care. Thank you, students.